आईएमए और मेडमाल के सहयोगात्मक ऑपरेशन थिएटर कक्षाओं में आपका स्वागत है, जो शुरुआती और ओटी नर्सों के लिए हैं। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो आगे और अधिक सीखने में रुचि रखते हैं, क्योंकि कई अस्पतालों में तकनीकी रूप से कुशल लोगों की कमी है और वे लोग जो सभी योग्य हैं लेकिन कुछ तकनीकी ज्ञान की कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम में ऑपरेशन थिएटर के महत्व और उसके अंदर क्या हो रहा है यह जानने के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और ऑपरेशन थिएटर को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक चीज़ों के बारे में भी। उचित तकनीकी सूट के साथ प्रक्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। अब हम आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन थिएटरों के बारे में बताना चाहेंगे। ऑन ऑपरेशन थिएटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि माइनर ऑन ऑपरेशन थिएटर, मेजर ऑन ऑपरेशन थिएटर और कुछ लोग सेप्टिक ऑन ऑपरेशन थिएटर, गैर सेप्टिक ऑन ऑपरेशन थिएटर जैसे भी कहते हैं। कुछ लोग प्रत्यारोपण थिएटर के बारे में भी बात करते हैं। तो कॉर्पोरेट सेटअप में हमारे पास कई थिएटर एक परिसर में एक साथ होते हैं, जिसे ऑन ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जबकि मध्यम अस्पतालों में, जैसे कि आप जानते हैं, छोटे सेटअप और मध्यम सेटअप में हमारे पास एक या दो ऑपरेशन थिएटर होंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन है, चाहे वह सर्जन हो, गायनोकोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ। तो यह इस तरह से चलता है कि यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए मूल बातें कवर करनी है। आप जानते हैं कि सभी अस्पतालों और सभी थिएटरों के लिए मूल बातें समान हैं, जैसे कि कार्डियोथोरेसिक थिएटर, प्रत्यारोपण थिएटर और सेप्टिक थिएटर। जहां भी आप जाए, मूल बातें वही हैं। यदि आप ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू को सही तरीके से बनाए रखते हैं तो अस्पताल का अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखा जाता है। इसे हम किसी भी अस्पताल का दिल कहते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर परिसर है, जहां आप हमारे शरीर से कुछ खराब या बीमार रास्ते को हटाकर कुछ नया बना रहे हैं और आप शरीर में एक क्रांति ला रहे हैं और आप कुछ ऐसा फिर से बना रहे हैं जो भगवान ने मानवता को दिया है। तो इस तरह से मेरा मतलब है कि मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में एक परिचय देना चाहता हूं। यह पहला परिचय कार्यक्रम है जिसमें हम ऑन ऑपरेशन थिएटरों में पालन करने वाले मूल अनुशासन और प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करेंगे। यह तब शुरू होता है जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने से पहले होता है, और यह तब शुरू होता है जब स्टाफ नर्स, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और सहायक ऑपरेशन थिएटर परिसर में प्रवेश करने से पहले आते हैं। तो हम वास्तव में 4 क्षेत्रों में विभाजित करेंगे, जो कि गैर सेप्टिक ऑपरेशन थिएटर का पहला क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र, फिर सेप्टिक क्षेत्र और उसके बाद ऑपरेशन क्षेत्र और अंत में निपटान क्षेत्र है। तो हम 4 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहले क्षेत्र में ऑपरेशन थिएटर में होने वाली मुख्य घटनाएं शामिल होंगी, क्योंकि तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है और योजना बनाना भी बहुत आवश्यक है। इस योजना और तैयारी के लिए हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता है। तो इसे कहा जा सकता है कि यह स्थान की उपलब्धता और अस्पताल की आवश्यकता, सर्जन की आवश्यकता, एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता और मरीज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। सब कुछ मिलाकर यह एक टीम वर्क है। ऑन ऑपरेशन थिएटर केवल डॉक्टर, सर्जन या एनेस्थेटिस्ट द्वारा चलाया जाने वाला स्थान नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बायोमेडिकल इंजीनियर, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, नर्स, फ्लोर नर्स, मरीज, उनके अटेंडर और आजकल गैजेट्स और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में शामिल लोग भी होते हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। टेलीमीडिया, जो आजकल बहुत सारे चिकित्सा कानूनी मुकदमे और चिकित्सा कानूनी समस्याओं के कारण भी महत्वपूर्ण हो गया है। हम यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि सहमति पत्र कैसे है और हम मरीज की सहमति को उनकी भाषा में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसे मरीज को कैसे समझा रहे हैं, आप जानते हैं। तो इन्हें सभी को आप जानते हैं कि तैयारी का काम कहा जाता है, इसलिए हम इसे तैयारी के काम में विभाजित करेंगे और पूर्व ऑपरेशन तैयारी, फिर ऑपरेशन तैयारी, फिर ऑपरेशन और फिर पोस्ट ऑपरेशन तैयारी, फिर पोस्ट ऑपरेशन शिफ्टिंग और फिर एक बार फिर से मरीज का पोस्ट सर्जिकल वार्ड में अवलोकन करना और फिर उन चीजों का निपटान करना जो सर्जिकल प्रक्रिया के लिए उपयोग की गई थी।
ठीक है, चलिए हम परिभाषाओं और अन्य चीजों की ओर वापस चलते हैं। किसी भी चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां कुछ परिभाषा होनी चाहिए। हमें यह परिभाषित करना है कि ऑपरेशन थिएटर क्या है। ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा स्थान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह किसी भी अस्पताल का दिल होता है। यहाँ किसी भी प्रक्रिया को एक योग्य सर्जन, एक योग्य नर्स और यदि आवश्यक हो तो एक योग्य एनेस्थेटिस्ट द्वारा किया जाता है। कभी कभी आपात स्थितियों में माइनर कटने की सुथाई जैसी छोटी छोटी चीजें अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बिना एनेस्थेटिस्ट के भी की जा सकती हैं, लेकिन आजकल यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है और मरीज के सिर के पास किसी का होना अनिवार्य है। तो वह कम से कम नर्स, सर्जन और मरीज से आपके तनाव को साझा करेगा। कम से कम वह मरीज के साथ संवाद कर सकता है और वह यह आकलन कर सकता है कि मरीज की स्थिति कैसी है। तो यह किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। तो जो भी प्रक्रिया एक कमरे के अंदर हो रही है, जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, उदाहरण के लिए ऑपरेशन थिएटर की ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। आप जानते हैं 3 मीटर, यह 2.62 मीटर से शुरू होकर 3 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। और आयामों के बारे में आपको पता है कि यह कम से कम 21 फीट से 25 फीट होना चाहिए। यह आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा, न्यूनतम वर्ग फुट क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता सामान्य होती है, जबकि अधिकतम सीमाएं आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यह इस पर निर्भर करता है कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितने उपकरण और कितनी चीजें उपयोग कर रहे हैं। और ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा स्थान है जहां 100% नहीं बल्कि 110% की स्टेरिलाइजेशन बनाए रखनी होती है, क्योंकि हम मरीज की जान से निपट रहे हैं। जो कोई भी बिना किसी संक्रमण के आता है, यदि हम संक्रमण को पेश करते हैं तो यह मरीज के जीवन के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। तो हमें ऑपरेशन के अंदर अधिकतम स्टेरिलाइजेशन सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि हम इसे 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। सुरक्षा क्षेत्र, जो कि एसेप्टिक क्षेत्र या स्टेराइल क्षेत्र है जहां ऑपरेशन होता है, और निपटान क्षेत्र और सफाई क्षेत्र, सब कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा स्थान है जहां प्रक्रियाएं, कोई भी सर्जिकल प्रक्रियाएं, कोई भी डेब्राइडमेंट और अस्पताल के अंदर होने वाली कोई भी छोटी प्रक्रियाएं सुरक्षा के साथ और 100% स्टेरिलाइजेशन तकनीकों के साथ की जाती है। ठीक है, तो यह कैसे हुआ? आप जानते हैं कि इसे किसने गढ़ा और किसने विकसित किया? क्या यह एक डॉक्टर था जिसने इसे किया, या एक सिविल इंजीनियर, या एक बायोमेडिकल इंजीनियर? नहीं, यह एक टीम वर्क था। यह 1822 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार और उपलब्ध डेटा के अनुसार, मैं आपको केवल लंदन में बता रहा हूं, कि यह पहली बार 1822 में एक उचित ऑपरेशन थिएटर के साथ मूल आवश्यकताओं और प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ था, जो कि हम वर्तमान में पालन कर रहे हैं। उस समय एक अच्छे सिविल इंजीनियर, एक अच्छे सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट ने एक साथ बैठकर उस ऑपरेशन थिएटर को डिज़ाइन किया। इसके बाद इसमें कई संशोधन हुए, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र बहुत विविध हो गया है, जैसे कि यह उंगली विशेषज्ञ और हाथ विशेषज्ञ बन गया। इसलिए ऑपरेशन थिएटर को बनाए रखने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है। तो हम ऑपरेशन थिएटर की बुनियादी आवश्यकताओं पर वापस आते हैं। जब हमने ऑपरेशन थिएटर को 4 भागों में विभाजित किया, तो ऑपरेशन थिएटर का पहला भाग केवल पूर्व ऑपरेटिव मूल्यांकन स्थान है, जहां हमारे पास एक कमरा होगा, जहां हम सर्जिकल प्रक्रिया या जो भी प्रक्रिया हम मरीज पर करने जा रहे हैं के बारे में बैठकर चर्चा करेंगे। यदि मरीज जागरूक है या यदि वह संवाद करने में सक्षम है, तो कुछ प्रकार के मरीज जो न्यूरोलॉजिकल कमी और ऑर्थोपेडिक समस्याओं, ट्रॉमा आदि से ग्रस्त हैं, आप उनसे नहीं कह सकते कि वे आपके साथ आकर बैठें। इसलिए यह मूर्खता नहीं है। उस समय आपको पता है कि इसमें बहुत सारी लचीलापन है। हमें मरीज को बताना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है, और यदि वह सचेत अवस्था में है, यदि वह बेहोश अवस्था में है, तो हमें चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल को अपनाना होगा या उसे उन प्रोटोकॉल के लिए अभ्यस्त करना होगा। हर देश के अपने नियम होते हैं, और हमारे देश में हमारी चिकित्सा परिषद ने मरीज से सहमति प्राप्त करने के लिए कई नियम बनाए हैं। यह सहमति स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। यह अनिवार्य है, और इसे अंग्रेजी में भी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी एक सामान्य भाषा है जिसका उपयोग हम चिकित्सा वैधानिक अदालतों और न्यायिक प्रणालियों में करते हैं।
इसीलिए सहमति पत्र को सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। यह अवधारणा मानक प्रोटोकॉल का एक रूप है जो प्रिंटेड होता है और इसमें सब कुछ लिखा होता है। मैं बस ऐसे व्यक्ति पर ऑनप्रेशन करता हूं और यह ऑनप्रेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है। देखिए, इस ऑनप्रेशन में अपनी जटिलताएं होती हैं और यह प्रक्रिया है जो हम अपने अस्पताल में कर रहे हैं। हमें इस तरह की सभी जानकारी दी जाती है, जैसे कि हमें एक साइन मिलेगा, लेकिन यह एक बुनियादी आवश्यकता है। केवल इसी पर विश्वास न करें, क्योंकि न्यायिक मामलों में वे आपसे पूछेंगे कि क्या आपने मरीज से संबंधित सभी जानकारी सर्जरी के बारे में जो आप उस मरीज के लिए कर रहे हैं समझाई है। इसलिए इस मामले में हमें मरीज या मरीज के अटेंडर या दोनों से उचित सहमति प्राप्त करनी होगी। स्थानीय भाषा में सर्जरी का नाम, सर्जरी की जटिलताएं और सर्जरी के बारे में मरीज की समझ और सर्जरी के भविष्य के परिणाम के बारे में बताना होगा। और हमारे अस्पताल में हमने कितनी चीज़ें की हैं, जैसे कि लागत, सब कुछ स्थानीय भाषा में समझाया जाना चाहिए। और हम मरीज से हस्ताक्षर लेंगे यदि वह सचेत है या यदि वह एक वयस्क है जो सहमति दे सकता है, और यदि वह एक बाल रोगी है तो सहमति माता पिता से प्राप्त करनी होगी। दोनों माता पिता की जानकारी होना आवश्यक है। हमें एक और व्यक्ति को गवाह के रूप में लाना होगा जो उनके परिवार के सदस्यों में से हो या हमारे वार्ड में भर्ती किसी अन्य मरीज से हो या कुछ ऐसा ही। यह उनकी उपलब्धता और सहमति देने की रुचि पर निर्भर करता है। इसलिए हमें मरीज को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करने से पहले इन कारकों की पुष्टि करनी होगी। सबसे पहले सहमति जो अब पूरी हो गई है, तो मरीज को सूचित किया जाता है और मरीज के अटेंडर को भी बताया जाता है कि हम मरीज पर कौन सी प्रक्रिया करने जा रहे हैं, और फिर मरीज को इसके लिए तैयार किया जाता है। सामान्यतः किसी भी मरीज को हम इलेक्टिव केस और इमरजेंसी केस में विभाजित करते हैं। इलेक्टिव केस के लिए हम पहले दिन ही संबंधित होते हैं। मरीज को या तो पहले ही दिन भर्ती किया गया होता है या उसी दिन भर्ती किया जा सकता है। यह बीमारी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि मरीज को आंतों की सर्जरी होनी है तो मरीज को सर्जरी से एक दिन पहले भर्ती होना आवश्यक है, और प्रोलैप्स केस, स्त्री रोग के मामलों के लिए भी सर्जरी के समय से एक दिन पहले भर्ती होना आवश्यक है। इमरजेंसी केस के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि यह पहले से ही एक आपात स्थिति होती है। आप मरीज की स्थिति को स्थिर करने के लिए 1 या 2 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, सिवाय कुछ विशेष मामलों के। तो स्थिरीकरण का हिस्सा, तैयारी का हिस्सा और मरीज से चिंता प्राप्त करने का हिस्सा सभी तब होता है जब मरीज को ओटी में स्थानांतरित किया जाता है, और अगला कदम है सर्जन को उस मरीज के बारे में सूचित करना। खैर, वह ऑपरेशन थिएटर में आएगा ताकि वह सर्जिकल प्रक्रिया को समझा सके जो वह करने जा रहा है। मरीज के रिश्तेदारों या परिवार या सभी को एक साथ, और एनेस्थेटिस्ट को भी सूचित किया जाना चाहिए। सब कुछ किया जाएगा। एनेस्थेटिस्ट आएंगे और बताएंगे कि वह किस प्रकार की एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं, चाहे वह डेंटल एनेस्थीसिया हो, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो, स्थानीय एनेस्थीसिया हो, क्षेत्रीय एनेस्थीसिया हो, चाहे वह ब्लॉक हो या किसी प्रकार की एपिड्यूरल हो, चाहे यह किसी नए दवाओं, LMA, इंट्यूबेशन के बारे में हो। सब कुछ एनेस्थेटिस्ट द्वारा समझाया जाएगा ताकि आप इसके लिए तैयार रह सकें। आजकल सभी अस्पतालों में सामान्यतः एक कमरा होता है और सभी अस्पताल इसे अपनाने लगे हैं, जिसमें हर चीज़ की वीडियो कवरेज और रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है, और वे मरीज और उनके साथियों से उस कमरे में बैठने के लिए कहेंगे। आप जो भी बातें मरीज को बता रहे हैं और जो भी वे आपको वापस संप्रेषित कर रहे हैं, वे सभी रिकॉर्ड की जाएंगी। ये 2 तरह से अच्छा है। एक तो चिकित्सा के उद्देश्य के लिए ये ठीक है। अगला ये है कि कभी कभी मरीज कह सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया, मैं हो रही चीजों से अनजान था। उस समय आप उन्हें दिखा सकते हैं, देखिए आप भी उनके साथ संवाद कर रहे थे, और ये वे लोग हैं जो हमारे साथ थे जब हम मरीज और प्रक्रिया के बारे में इस तरह से समझा रहे थे। इससे मरीज के साथ संवाद करने और हमारे अस्पताल में हमारी प्रक्रिया को लागू करने का एक बहुत ही पारदर्शी तरीका बन जाएगा, जो मरीजों और उनके परिवारों के लिए बहुत आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे मरीज की तरफ से बहुत सारी पीड़ा और चिंता कम हो जाएगी। समय की अवधि सब कुछ समझाया जाएगा। इसके बाद मरीज की तैयारी का हिस्सा आता है। पैसे निश्चित रूप से उन्हें इसका भुगतान करना होगा। आजकल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है
कोटा अप्लाई में वे पूछते हैं कि क्या आपने निजी सेटअप के वित्तीय हिस्से के बारे में कुछ बताया है। मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सरकारी सेटअप में यह निश्चित रूप से असंभव है, क्योंकि अधिकांश सरकारी अस्पताल केवल मुफ्त में सेवा प्रदान करते हैं और यह हिस्सा मरीज की तैयारी के बारे में समझाने से शुरू होता है, जिसमें इंजेक्शन, टीटी, टेस्टोस्टेरॉन, जाइलोकाइन, सेंसोरोकाइन, जो भी दवा या एंटीबायोटिक हो, और यहाँ तक कि पेंटोप्राजोल या अन्य तैयारी की दवाएं शामिल हैं, जैसे कि अस्पताल के अंदर उल्टी से बचने के लिए। और उपवास का समय, फिर यह कि मरीज को कितनी देर तक उपवास में रहना है, उन्हें कब खाना लेना है, और कोई भी तैयारी जैसे कि आंतों की तैयारी, क्या इसे तैयार करना है या नहीं, क्या यह तैयार है, इसे तैयार किया गया था या इसे तैयार करने वाला है, यह सब हमें सुनिश्चित करना है। तभी सर्जरी बहुत सुचारू रूप से होगी। इसलिए इसके लिए हमारे स्टाफ नर्सों और डॉक्टरों, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, नर्स, फ्लोर नर्स और वार्ड नर्स के बीच समन्वय होना आवश्यक है। संचार की कमी के कारण यह चीजों के बीच का पुल तोड़ सकता है। समन्वय अनिवार्य है। कभी कभी स्टाफ ने पिग लेग दिया होगा और स्टाफ अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बाहर चला गया होगा। अगला स्टाफ आएगा और उसे यह नहीं पता होगा कि यह दिया गया है या नहीं। बेहतर यह है कि आप मरीज से खुद पूछें। वे शायद यह नहीं जानते कि प्रक्रिया का नाम क्या है। आप बस साधारण भाषा में पूछें कि क्या उन्हें एनीमा दिया गया था या नहीं, या क्या उन्हें कोई तरल दिया गया था जिससे उनकी आंतों की सफाई हो सके। ऐसे सामान्य और बहुत साधारण सवाल पूछें तो वे बेहतर स्थिति में होंगे। आजकल लोग शिक्षित हैं, वे जानते हैं कि हमारे स्टाफ और डॉक्टरों को क्या पता है, शायद गूगल की वजह से। इसीलिए गूगल करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो एनिमा के हिस्से को हमें सुनिश्चित करना है। इंजेक्शन टीटी, यह देखना है कि यह वयस्क के लिए ऊपरी डेल्टॉइड हिस्से में दिया गया है या नहीं, और यह भी पुष्टि करनी होगी जिस हिस्से पर हम सर्जरी कर रहे हैं उस हिस्से को बहुत अच्छे से शेव करना होगा। किसी भी बाल हटाने वाले उत्पाद के साथ, या आजकल आप जानते हैं कि सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से तैयार करने के लिए कई शेवर्स उपलब्ध हैं। तो इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए आपकी पीठ को हेयर रिमूवर से साफ किया जाना चाहिए। तो यदि कोई बाल मौजूद है तो यह स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में बाधा डालेगा, जबकि चुभन से बालों का कूप भी अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए हमें तैयारी के हिस्से को सुनिश्चित करना होगा। तैयारी का मतलब है उस क्षेत्र की सफाई करना और उस क्षेत्र को पवोडिन आयोडीन समाधान, स्क्रब समाधान लगाकर और बस इसे स्टेराइल लपेटकर स्टेराइल बनाना। स्टेरियो बैंडेज रोल के ऑनटोक्लेविंग से बनाया जाता है, जो थिएटर के अंदर उपलब्ध होता है। आपको इसे स्टेराइल पैक में प्राप्त करना होता है और इसे वार्ड स्टाफ को वितरित करना होता है। यह मरीज को थिएटर में शिफ्ट करने के पिछले चरण में होता है और सब कुछ करने के बाद, यानी कमरे में ही, मरीज ऑपरेशन थिएटर में आता है। इस समय पर स्टेरिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि सब कुछ वहीं किया जाता है। वे पूर्व ऑपरेटिव प्रतीक्षा हॉल क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। वहां आपके पास पूर्व ऑपरेटिव मूल्यांकन क्षेत्र होगा, जो एनेस्थेटिस्ट द्वारा किया जाता है। इस चरण में एनेस्थेटिस्ट की भूमिका होती है और स्टाफ नर्स जो फर्श पर काम कर रही हैं, वे इस प्रकार के आईसीयू कार्य के साथ साथ इस पूर्व ऑपरेटिव तैयारी के कार्य को भी बेहतर तरीके से करेंगी। इसलिए प्री-ऑपरेटिव रूम में उपस्थित स्टाफ को कुछ हद तक जानकार और तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी उन्हें रेल ट्यूब स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें आईवी देना
ना होगा और किसी भी ट्रांसमिशन के लिए वे व्यस्त होंगे और वह इतना स्टेराइल नहीं होगा कि इन छोटे छोटे प्रक्रियाओं को किया जा सके जो सर्जरी करने के लिए अनिवार्य हैं और सर्जरी के बाद भी। इसलिए लाइफलाइन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कहते हैं। इस एबीसी यास को पूर्व ऑपरेशन प्रतीक्षा क्षेत्र में सही तरीके से बनाए रखना आवश्यक है। तो प्रीऑपरेटिव वेटिंग एरिया कुछ नहीं है बल्कि विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के समान है, और प्रीऑपरेटिव तैयारी कुछ नहीं है बल्कि सर्जन को दी जाने वाली जानकारी, एनेस्थेटिस्ट को दी जाने वाली जानकारी, फ्लोर स्टाफ को दी जाने वाली जानकारी, सहायक नर्स में काम कर रही नर्स को दी जाने वाली जानकारी, सहायक एनेस्थेटिस्ट को दी जाने वाली जानकारी, फ्लोर स्टाफ को दी जाने वाली जानकारी, सहायक नर्स में काम कर रही नर्स को दी जाने वाली जानकारी, सहायक सर्जन और एनेस्थेटिक सहायक को दी जाने वाली जानकारी है। यह सब कुछ ऐसा है जैसे वीजा प्राप्त करना एक देश के लिए। तो ये सभी चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए बहुत 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 अनिवार्य हैं। इस ऑपरेशन थिएटर और इसकी प्रक्रियाओं पर चर्चा करते समय हम केवल तैयारी 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 पर प्रकाश डाल रहे हैं। हर चीज़ के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं, आप सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार योजना बनाएं, इसे लिखें और एक स्लाइड में डालें। आजकल सभी ऑपरेशन थिएटरों में मॉनिटर उपलब्ध हैं। कई ऑपरेशन थिएटरों में स्क्रीन उपलब्ध है। आप सब कुछ डालें और इसे चेकलिस्ट के लिए प्रदर्शित करें। इसलिए एक चेकलिस्ट बनाएं। सब कुछ पुष्टि करने के बाद इसे स्टाफ से साइन करवाएं, वार्ड से, कि उसने तैयारी, आंतों की तैयारी या कैथेटराइजेशन या पवोडिन आयोडीन के साथ तैयारी की है, या मरीज को स्नान करने के लिए कहा है और मरीज को उपवास कराने के लिए कहा है। उपवास कराने के लिए मरीज को गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसके लिए देने का पीपीआई या रैनिटिडाइन या पेंटोप्राजोल किसी भी प्रकार का इंजेक्शन सर्जन और एनेस्थेटिस्ट पर निर्भर करता है जो प्रीऑपरेटिव निर्देश दे रहा है, और फ्लो डॉक्टर पर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्तचाप बीपी पर्याप्त है, हृदय गति हार्ट रेट ठीक है और तापमान टेम्परेचर सामान्य है और मरीज के पास कोई अन्य सहरोग कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। क्या मरीज ऑपरेशन से पहले कोई एंटीप्लेटलेट दवाएं ले रहा था, जैसे कि आप जानते हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल। ये सभी बातें जानना आवश्यक हैं, क्योंकि ऑपरेशन करते समय यदि आप इतिहास नहीं जानते हैं और मरीज को अंदर भेजते हैं तो बहुत अधिक रक्तस्राव हो सकता है। इसलिए सभी इलेक्टिव मामलों में हमें इस प्रकार की दवाओं को रोकना होगा। अब वे हृदय समस्याओं और हृदय रोगों के लिए क्या ले रहे हैं यह भी देखना होगा। कुछ मरीज पिछले डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए एसीटोन ले रहे होंगे, जो रक्त वाहिकाओं के लिए समस्या है। कुछ मरीजों को अन्य पल्मोनरी एम्बोलिज्म या इसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए वे भी कुछ दवाएं ले रहे होंगे। यह दवा का इतिहास यह केस शीट में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सत्यापित करें कि दवाएं सही तरीके से ली गई हैं और एनेस्थेटिस्ट और सर्जन के पूर्व ऑपरेशन निर्देशों के अनुसार उचित समय पर रोकी गई हैं। पूर्व ऑपरेशन की आवश्यकताओं में शामिल हैं, जैसे कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों के लिए इको लेना या किसी प्रकार की ईसीजी समस्याएं होना, और एक्सरे और रक्त जांचें जैसे कि HIV, HBCG, HCV, यह सुनिश्चित करना कि ये सभी सही तरीके से की गई हैं। ब्लीडिंग टाइम, प्लॉटिंग टाइम, ये सभी अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक मरीज मधुमेह के पैर की समस्या के साथ आता है और यदि आप क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। APDT, INR का उपयोग ब्लीडिंग स्थिति जानने के लिए किया जाता है और BTCT का उपयोग ब्लीडिंग डायथेसिस के लिए किया जाता है। यदि यह किसी दवा के सेवन से संबंधित है तो यह भी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए सर्जरी करने की समस्या और अच्छे परिणाम का निर्धारण सभी विवरणों को एकत्रित करके और सभी पूर्व ऑपरेशन निर्देशों को सही तरीके से योजना बनाकर और कार्यान्वित करके किया जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे और शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और एक अच्छा नाम और मानवता की सेवा एक उच्च और महान ऊंचाई पर, ठीक है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। आप सोच सकते हैं कि जब हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में बता रहे हैं तो हम केवल ऑपरेशन थिएटर से पहले के बारे में इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं। यह सही नहीं है। हमें सभी चीजें पहले से जाननी चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो और मत सोचो कि मैं ऐसा करता या ऐसा करता।
अगर आप सोच रहे हैं तो यह एक समस्या होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ऑपरेशन थिएटर और टेबल के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि इसका पूर्व में मूल्यांकन नहीं किया गया तो एक सिरदर्द होगा और यह मरीज और सर्जन के लिए एक आपदा होगी। पूरी टीम के लिए ऐसा ही होगा और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए इस सभी चिंता, पीड़ा, निराशा और असफलताओं से बचने के लिए हमें इसे सही तरीके से योजना बनानी होगी। योजना बनाने की प्रक्रिया मरीज से अच्छी जानकारी प्राप्त करने से शुरू होती है। यह रिसेप्शनिस्ट से शुरू होती है, ये कैश काउंटर के लोगों से शुरू होती है, ये उस व्यक्ति से शुरू होती है जो कमरे की सफाई कर रहा है। वे भी देख सकते हैं कि एक मरीज जो रक्तस्राव की समस्या से ग्रस्त है बिस्तर पर लेटता है और सफाई करने वाला व्यक्ति देख सकता है कि ओह, बहुत सारा खून उनके फर्श पर गिर रहा है। तो डॉक्टर, आप आकर मरीज को देखिए, मरीज इस तरह से रक्तस्राव कर रहा है। हमें ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और मरीज को थिएटर में शिफ्ट करने से पहले अपनी सभी आंखें और कान खुले रखने होंगे। इसलिए वार्ड में स्टाफ नर्स के बीच और वार्ड स्टेप सिस्टर, फ्लोर सिस्टर और ओटी सिस्टर के बीच संचार आवश्यक है और जानकारी, सब कुछ जो भी थोड़ी सी जानकारी हो उसे मरीज को बताना चाहिए। सभी गहने, सभी चूड़ियां, सभी रस्सियां, जो भी हो आपको पता है। हमारे पास यहाँ जो भी है सब कुछ आपको पता है। सभी चीजें सही तरीके से हटाई जानी चाहिए और उचित व्यक्ति को सौंप दी जानी चाहिए। तो इसे साइन करवा लो। मैंने सभी गहने, सब कुछ मरीज को, अटेंडर को ऐसे और ऐसे नाम और ऐसे समय में सौंप दिया है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है और इसे स्वीकार किया है। ऐसे ही आप एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, तभी मरीज को सर्जरी के बाद कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा वे यह दावा करेंगे कि मुझे इतना मलेरिया था, यह गायब है। ऐसा करना एक बुरा नाम है। एक दिन यह शर्मिंदगी का कारण बनता है। क्यों बेवजह छोटी छोटी चीजों को लेकर? यह एक छोटे छोटे बूंदों की तरह है जो बड़े महासागर का निर्माण करती हैं। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम प्रक्रिया के बाद या प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बड़ी उलझनों और हलचल को टाल सकते हैं। फिर हाँ, हमने चर्चा की कि दवाओं का इतिहास सही तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए और तैयारी की जानी चाहिए और मरीज को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से प्रेरित करना चाहिए और फिर हमें मरीज को ऑन ऑपरेशन थिएटर में भेजना होगा। मेरा मतलब है वह क्षेत्र जहां यह, आप जानते हैं, सुरक्षात्मक क्षेत्र है। सुरक्षात्मक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आप दोनों निर्जंतुकीय और निर्जंतुकीय व्यक्तियों का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें सर्जन, ओटी स्टाफ और फ्लोर स्टाफ सभी अपने पते को एसेप्टिक जोन में प्रवेश में बदलते हैं, तो स्ट्रेचर उस क्षेत्र में बदलते हैं और उसके बाद आपके पास एक क्षेत्र होगा जहां सेप्टिक और एसेप्टिक जोन है। उस एसेप्टिक जोन में आपके पास एक धोने का क्षेत्र होगा जो एसेप्टिक और सुरक्षात्मक जोन से जुड़ा हुआ है। तो इसे धो लें और जब आप अंदर जाएं तो आपको 100% स्टेराइल होना चाहिए। और कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोग ओटी ड्रेस पहने हुए हैं, आप जानते हैं, जैसे कि गलत तरीके से बांधा गया हो या गलत तरीके से टक किया गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार यह बिना आस्तीन का होना चाहिए और इसे सही तरीके से टक किया जाना चाहिए। जैसे कि देखिए, इसे टक किया जाना चाहिए और बाल और कान सब कुछ ढका होना चाहिए और वहाँ कोई मूंछ या दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आजकल आप जानते हैं युवा लोग, युवा सर्जन सभी दाढ़ी के साथ आते हैं। यह सही नहीं है, लेकिन क्या किया जाए? हमें, मेरा मतलब है, धुन के अनुसार नृत्य करना होगा। तो इस तरह हम लोगों पर जोर दे सकते हैं कि वे ऐसा मास्क पहने जो सभी बालों को ढकता हो और आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग इसे पहनने से दम घुटने का अनुभव कर रहे हैं। खासकर पोस्ट कोविड युग में हम सभी बहुत आसानी से दम घुटने के लिए प्रवृत्त हैं। तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं, आप अपने कानों को ढक लेते हैं, अपने सारे बालों को ढक लेते हैं, दाढ़ी को भी ढक लेते हैं, सब कुछ। तो अब यह डरावना है। आप देख सकते हैं कि नहीं, मेरा कुछ भी खुला नहीं है सिवाय मेरे चश्मे के। धुंधलापन एक और सामान्य समस्या है जो तब होती है जब आप चश्मा पहनते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एक नॉच बना सकते हैं और यहाँ एक छोटा प्लास्टर लगा सकते हैं। स्टेराइल प्लास्टर माइक्रोपोर प्लास्टर में उपलब्ध होगा। उस माइक्रोपोर प्लास्टर का मतलब है कि आप इसे यहाँ लगाई ताकि हवा के कारण आपके चश्मे में कोई धुंधलापन ना हो। ठीक है, स्पष्ट आवाज के लिए मैं इस मास्क का उपयोग इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई ओपी प्रक्रियाएं जैसे कि पैप स्मीयर लेना,
हिस्टोस्कोपी करना, केवल हिस्टोस्कोपी, निदान की गई हिस्टोस्कोपी, कुछ इस तरह की चीजें, कुछ कटने की टांके लगाना आदि, ये सब माइनर ऑपरेशन थिएटर में किया जाएगा, जहां आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में यह भी अनुमति नहीं है। तो हमारी तैयारी के हिस्से पर वापस आते हुए, तैयारी वार्ड से की जाती है और मरीज को शिफ्ट किया जाता है। हमें सभी इतिहास मिल जाते हैं, हमें सभी दवा का इतिहास, सभी परीक्षण दवाएं या परीक्षण खुराक और आवश्यक एंटीबायोटिक्स, समय, सब कुछ स्पष्ट रूप से पालन किया जाता है और सत्यापित किया जाता है, और रक्त समूह और चिंता फॉर्म सभी की जांच की जानी चाहिए, और आप मॉनिटर पर चेकलिस्ट पर टिक लगाते हैं ताकि सभी इसे देख सकें, किसी को भी इस पर कोई संदेह न हो। सभी साक्ष्य इसके साथ होने चाहिए, और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है वह सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को इसे सत्यापित करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए डबल सत्यापन हमेशा बेहतर होता है। एक फर्श नर्स या नर्स जो प्री ऑपरेटिव क्षेत्र में बैठी है, वह सभी प्रकार की इंक्यूबेशन करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। कैथेटराइजेशन, ग्रेल स्ट्रिप डालना, आईवी लाइनें, केंद्रीय लाइन, आपको पता होता है कि वे तुरंत रक्त मांगेंगे, जबकि रक्त के लिए दौड़ते समय आपको वह लागत मिलान करने वाला नमूना चाहिए। स्टाफ नर्सों छूट जाता है, वे आएंगे और कहेंगे फोन इंटरकॉम द्वारा हमें 2 यूनिट 3 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। इसके लिए आपको पहले से एक नमूना होना चाहिए, क्रॉस मैचिंग नमूना। इसे ब्लड बैंक में देना है, इसे तैयार करना है और एक प्रकार की सर्जरी करनी है जिसमें बहुत सारे डेम्यूटिलेटिंग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो अनजाने में आकस्मिक रूप से, उदाहरण के लिए यहाँ तक कि सिजेरियन मामलों में भी कभी कभी हमें परेशानी में पड़ना पड़ता है और हमें रक्त संचरण PPHR की आवश्यकता होती है। प्लेसेंटा के संदर्भ में मेरा मतलब है प्लेसेंटा का अलग होना और प्लेसेंटा का अधूरा निकासी होना, इन्वोल्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है जैसे कि स्त्री रोग और प्रसूति में होता है। हमें एक आपातकालीन स्थिति में समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें दोनों जीवन यानी बच्चे और मां को बचाना है। उस स्थिति में निश्चित रूप से हमें क्रॉस मैचिंग नमूना चाहिए, जो आजकल सभी अस्पतालों में एक प्रोटोकॉल के रूप में, एक नियमित प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। प्रसूति और स्त्री रोग समूह में क्रॉस मैचिंग की जाएगी और रक्त का नमूना किसी भी प्रकार के उपचार के लिए तैयार रहेगा। आपातकालीन स्थितियों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रॉस मैचिंग रक्त का नमूना लिया गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब रोगी को शॉक हो रहा होता है तो उस समय रक्त प्राप्त करना संभव नहीं होता, और उस समय आप क्रॉस मैचिंग रक्त का नमूना लेने की कोशिश नहीं कर सकते, जो रोगी को पुनर्जीवित करने की प्रक्रियाओं में बाधा डालेगा और एनेस्थेटिस्ट या सर्जन के लिए पुनर्जीवित करने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में समय बर्बाद करेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्जीवित करना या सर्जिकल प्रक्रिया सुचारू रूप से की जा सके, हमें तैयारी क्षेत्र और सुरक्षा क्षेत्र को पहले से पूरी तरह से 100%, 200% सभी विवरणों के साथ तैयार रखना होगा, जिसमें सहमति पत्र और तैयारी शामिल है। ठीक है, तो अब रोगी प्रेरित है और उसने अच्छी नींद ली है और नर्स भी प्रोत्साहित कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाइन सही है और कैथेटर यदि आवश्यक है तो वह भी सही है, लाइन शिफ्ट सब कुछ सही है और सफाई भी सही है, लपेटना भी सही है, तैयारी भी सही है, सब ठीक है, और आभूषण सब कुछ अटेंडेंट को दे दिया गया है और उन्हें पहले से अच्छी तरह से सूचित किया गया है। रोशनी और रोगी की जागरूकता की स्थिति भी अच्छी है। यदि आवश्यक हो तो हम इसे दे रहे हैं और सभी को, ऑटी स्टाफ को संदेश भेजने के लिए कह रहे हैं कि हमें कब शिफ्ट करना है। हम सब कुछ के साथ तैयार हैं। फिर वह सहायक सर्जन या सर्जन एनेस्थेटिस्ट को स्पष्ट संकेत देगी कि हम अपनी चीजों के साथ तैयार हैं। फिर शिफ्टिंग होती है। उस शिफ्टिंग में ऑपरेशन ओटी रूम में जो भी संरचना जा रही है वह पूरी तरह से स्वच्छ होनी चाहिए। आजकल हमारे पास संरचनाओं की कई किस्में हैं। जब भी आप अंदर आते हैं, एक शिफ्टर होगा, एक शिफ्टिंग ब्लेड होगा, शिफ्टिंग प्लेटफॉर्म होगा, कई प्रकार के शिफ्टर्स उपलब्ध हैं, रोलिंग शिफ्टर्स, प्लेट शिफ्टर्स और पॉलीथीन पीवीसी शिफ्टर्स। ये शिफ्टर्स लगभग 110 किलोग्राम वजन सहन कर सकते हैं, जैसे 200-400 किलोग्राम वजन भी सहन कर सकते हैं। यदि आप इसे नीचे भी रखते हैं तो यह नहीं टूटेगा। जैसे एक हेलमेट जो आपके खोपड़ी की रक्षा करता है, उसी तरह यह रोगी के पूरे शरीर की रक्षा करता है। इसलिए उस प्रकार का शिफ्ट टेस्ट तैयार रहना चाहिए और स्वच्छता को किसी भी तरह से भंग नहीं किया जाना चाहिए। स्वच्छता को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अब से स्टेरिलाइजेशन अनिवार्य है।
आपको इसे अपने मन में रखना है। कृत्रिम नाखून न रखें। अपने नाखूनों को पॉलिश न करवाएं क्योंकि इससे SpO2 यानी ऑक्सीजन की संतृप्ति का स्पष्ट पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग नहीं मिलेगी। और नाखून काटें। आप जानते हैं जो एनेस्थेटिस्ट को चोट नहीं पहुंचाएगा, जबकि रोगी आप जानते हैं बेहोशी की अवस्था में होगा, या यदि रोगी स्पाइनल एनेस्थेसिया में है तो रोगी के नाखून कटे नहीं होने पर उसे खरोंचने की आदत हो सकती है। इस स्थिति में पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग सही नहीं होगी और आप गलत जानकारी दे सकते हैं। तो जो कुछ भी आप चेक करते हैं उसे एक बार फिर से चेक करें। चेकलिस्ट को एक बार फिर से चेक किया जाना चाहिए, इसलिए हमें सब कुछ चेक करना है। इसे चेकलिस्ट में डालें और चेकलिस्ट को भी चेक करें। यह अंतिम प्रोटोकॉल में लिखा जाना चाहिए। चेकलिस्ट की जांच की जानी चाहिए। चेकलिस्ट की जांच करने के बाद हम सूचित कर रहे हैं और रोगी को स्पष्ट मन और विचार के साथ शिफ्ट किया जा रहा है कि स्वच्छता क्षेत्र में कुछ भी उल्लंघन न हो। स्टेरिलाइजेशन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। हम एक सर्जिकल प्रक्रिया करने जा रहे हैं और रोगी की जीवन शैली इस पर निर्भर करती है कि हम पूर्व ऑपरेटिव तैयारी कैसे कर रहे हैं और रोगी के पोस्ट ऑपरेटिव परिणाम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उस स्थिति में यदि आपको विश्वास है तो भगवान से प्रार्थना करें और फिर रोगी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट करें। ऑपरेशन थिएटर में शिफ्टिंग के समय आपको गर्दन को संभालने में बहुत सावधान रहना चाहिए। गर्दन के हिस्से में यदि आप केवल इसे अकेले पकड़ने का मतलब रखते हैं तो इसमें फिसलने, विस्थापन और यहां तक कि इसे ऊपर खींचने की सभी प्रवृत्तियां होंगी। खासकर जब रोगी स्पाइनल एनेस्थेसिया के तहत हो तो यह भी समस्या पैदा करेगा। इसलिए चाहे रोगी को पूर्व औषधि दी गई हो या नहीं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि रोगी को पूर्व औषधि दी गई है तो एक सामान्य प्लेट का उपयोग करें। शिफ्टर के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। शिफ्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार के शिफ्टर्स उपलब्ध हैं। सुनिश्चित करें कि पूरे शरीर को ओटी टेबल पर ले जाया और शिफ्ट किया जाए। यह नहीं है कि आप कंधों से खींच रहे हैं और पैरों से खींच रहे हैं। आपको डिसलोकेशन होने की संभावना होती है। फिर आपको सर्जिकल प्रक्रिया के लिए अपने ऑर्थोपेडिशियन को बुलाना पड़ता है। आप रोगी से अपेंडिक्स के लिए आने को कह सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऑर्थोपेडिशियन से कहकर इस डिसलोकेशन सुधार के लिए आने के लिए कहना होगा। तो यह आपके हाथ में है कि आप वह शिफ्टिंग का काम कैसे कर रहे हैं। ये भी बहुत मायने रखता है। तो शिफ्ट करते समय कृपया 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 रोगी के कंधों को अपने हाथों से ऊपर न खींचें। आपको केवल उस चादर को पकड़ना है जो रोगी के शरीर के नीचे है, उसे खींचना है, तभी वजन का वितरण होगा और पूरा शरीर शिफ्ट किया जा सकेगा। यदि आपके पास उचित लोग नहीं हैं या उचित शिफ्टर प्लेटफॉर्म नहीं है तो शिफ्टर्स उपलब्ध हैं। बस इसे रोगी की बिस्तर की चादर के नीचे डालें और फिर इसे धीरे धीरे खिसकाएं। यह आसानी से वहां चला जाएगा। और सुनिश्चित करें कि टेबल की ऊंचाई संरचना की ऊंचाई के अनुसार समायोजित है। यदि संरचना की ऊंचाई ओटी टेबल से थोड़ी अधिक है तो रोगी और शिफ्टर के लिए इसे ओटी टेबल पर आसानी से खिसकाना आसान होगा। इसके विपरीत, जब आप ओटी टेबल से शिफ्टर यानी संरचना में शिफ्ट कर रहे हैं तो ओटी टेबल की ऊंचाई संरचना से थोड़ी अधिक होनी चाहिए ताकि स्लाइडिंग प्रक्रिया बहुत आसानी से हो सके। यदि आप इस तरह की सामान्य समझ का उपयोग करते हैं तो काम आसान हो जाएगा। इसलिए शिफ्टिंग होती है और फिर एक बार फिर आपको यह सुनिश्चित करना है कि उसके मूल पैरामीटर जैसे कि नाड़ी, तापमान, श्वसन दर, SpO2, ऑक्सीजन संतृप्ति, BP और चेतना स्तर सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा। प्री एनेस्थेटिक शीट में रिकॉर्ड करने की आदत डालें जो आजकल सरकार द्वारा दी गई है। आपको पता है वह गुलाबी रंग की शीट होगी। कृपया 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 सुनिश्चित करें कि आप उसमें सब कुछ दर्ज कर रहे हैं। यदि आप अंदर आते हैं और यदि आप शीट का सही तरीके से पालन करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, रोगी के लिए, डॉक्टर के लिए और आपके लिए भी। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कृपया 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 सरकारी मानदंडों और उपलब्ध प्रोटोकॉल मानक को अपनाएं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता न करें जो एक समय में आपके स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो सुनिश्चित करें आप अपने डॉक्टर को बताते हैं, अपने सीनियर को बताते हैं, अपने अस्पताल के मालिक और अधिकारियों को बताते हैं कि यह आपके लिए किया जाए। वैसे यह सुनिश्चित करता है कि चीजें सही तरीके से की जाएं और यह प्रक्रिया बहुत सुचारू हो जाए और प्रोटोकॉल के अनुसार चले। फिर आता है आप शिफ्ट किए जाते हैं और आपने सब कुछ दर्ज कर लिया है, नाड़ी, सब कुछ और चेतना स्तर सब कुछ। आप एनेस्थेटिस्ट को सूचित कर रहे हैं और लाइन भी बनाए रखी गई है और वह
अपना काम शुरू कर देगा। वह पहले रोगी से बात करेगा कि क्या वह जीवित है, या मेरा मतलब है क्या वह सचेत है या नहीं, और फिर वह सर्जन से संवाद करेगा कि क्या वह अपनी एनेस्थेसिया शुरू कर सकता है या नहीं। फिर यह देखेगा कि क्या यह क्षेत्रीय एनेस्थेसिया है या कोई अन्य प्रकार की एनेस्थेसिया, और हम जो भी सर्जिकल प्रक्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार वह एनेस्थेसिया का निर्णय करेगा, जिसे पहले ही रोगी और उसके परिवार के सदस्यों को बताया गया है। और आजकल ऑपरेशन थिएटर स्टाफ और एनेस्थेटिक सहायक को भी, नर्सिंग क्षेत्र में कई लोग हैं और कई विभिन्न छोटी विशेषताएं भी आई हैं। उदाहरण के लिए नर्सिंग सहायक, ओटी स्टाफ सहायक, ट्रांसफ्यूजन सहायक, इको तकनीशियन, और यहाँ तक कि कार्डियोथोरेसिक तकनीशियन, हार्ट लंग मशीन तकनीशियन, एनेस्थेटिस्ट तकनीशियन, आईवी फ्लो तकनीशियन। ओटी वास्तव में कार्डियोथोरेसिक एंजियोग्राम है, जिसके लिए आपको पता है कि इको तकनीशियन की एक अलग भूमिका होगी और एंजियो तकनीशियन की एक अलग भूमिका होगी, और सीएम तकनीशियन, और यहाँ तक कि एक्सरे तकनीशियन जो आते हैं, हमारे पास एक मोबाइल एक्सरे होगा जो कभी कभी उपयोगी होगा। तो सभी लोग हमारे ऑपरेशन थिएटर के गैजेट्स की तरह हैं, जैसे एक पेन ड्राइव, सेल फोन, चार्जर, एयरपॉड और कई अन्य चीज़ें जो उपलब्ध हैं। आप जानते हैं, ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर काम कर रहे हैं। पहले के दिनों में यह अलग था, जबकि अब यह पूरी तरह से अलग है। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो उस काम से संबंधित विशेषज्ञ लोग हैं, और उनका काम यह 100% पक्का होगा। यदि आपके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, या यदि आपके पास पर्याप्त कार्यभार नहीं है, तो एक नर्स सब कुछ कर रही होगी। और सुनिश्चित करें कि वहां मौजूद स्टाफ नर्स जो सभी कार्य कर रही है, एक अच्छे, शांत और संयमित मन में हो। एक एक करके जांचें, इसे घबराहट में न करें, अपनी चेतना के स्तर को खराब न करें, अपना मूड खराब न करें, शांत और शांति से रहें। और यहाँ तक कि सर्जन या नए डॉक्टरों का भी नर्स के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए, ताकि वह खुश रहें और आप भी खुश रहें। कुल मिलाकर रोगी का परिणाम बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छा होगा। तो एनेस्थेटिस्ट सर्जन से सर्जिकल प्रक्रिया शुरू करने के लिए चिंतित होते हैं, क्योंकि हमें प्रक्रिया शुरू करनी है। इसका मतलब है कि सर्जन को तैयार होना होगा और उसे धोकर आना होगा। उस एक बिंदु से पहले जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि तैयारी के भाग में, जिसे हम आपको बताना भूल गए, विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न उपकरण होते हैं, और ये विभिन्न उपकरण सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और सहायक सर्जन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो हमें जो करना है वह यह है कि आजकल सब कुछ उपकरणों पर निर्भर करता है। अत्यधिक उन्नत उपकरण, हमारे पास इलेक्ट्रोथर्मल और इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स हैं, जिसे हम डायथर्मी कहते हैं। डायथर्मी 50, 100, 200, 300, 400 वाट्स से शुरू होती है, और हम इस स्तर तक उपलब्ध हैं। हमारे पास प्रकाश स्रोतों में जेनन लाइट स्रोत, हैलोजन लाइट स्रोत, हैलोजन, जेनन और एलआईडी जैसे विकल्प हैं। यह सभी अपने अपने सुधारों और नई तकनीक में प्रगति के साथ आते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑपरेशन उस विशेष सर्जिकल प्रक्रिया, उस विशेष सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हो, और उस विशेष रोगी के लिए भी। यदि वह एक बाल रोगी है तो ट्यूब का आकार 5, 4, 3, नवजात 2.5 होना चाहिए। इसी तरह यह रोगी की स्थिति, प्रक्रिया, सर्जन और सर्जिकल प्रक्रिया, उस थिएटर में उपलब्ध उपकरणों, नर्सों की मित्रता जो उन उपकरणों के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, और निश्चित रूप से रोगी की सामर्थ्य और अस्पताल की सामर्थ्य और पहुंच पर निर्भर करता है। यदि आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं तो ये बहुत आसान है। यदि आप एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? तो आपको इसे दूसरों से किराए पर लेना होगा। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ओटी परिसर के बारे में मैंने आपको तैयार किए जाने वाले उपकरणों के बारे में बताया, लेकिन हम हर एक विशेष मामले और हर एक विशेष सर्जिकल प्रक्रिया के लिए रखे जाने वाले उपकरणों के बारे में बताना भूल गए या अनदेखा कर दिया। ठीक है, इसलिए ऑटोक्लेविंग का हिस्सा ओटी तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी सर्जिकल प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें ओटी के अंदर तैयारी करनी होती है। ओटी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सबसे पहले दरवाजे के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओटी का मूल आकार 6.5 मीटर, बाएं 6.5 मीटर, बाएं 3 मीटर ऊंचाई है। तो ये वास्तव में वे मानदंड हैं जो विश्व स्तर पर पालन किए जाते हैं, लेकिन
इसके अपने सीमाएं हैं जो स्थान की उपलब्धता, सर्जन की मानसिकता और सामर्थ्य के अनुसार होती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एनीवे यह इस अनुपात में जाता है। 6.5 है, 6.5 द्वारा 3.3, 2.6 से 3.5 ऊंचाई मीटर में यह सामान्यतः जो पालन किया जाता है। और जो दरवाज़ा आप सर्जिकल प्रक्रिया के लिए लगा रहे हैं वह दो तरफा फ्लिप फ्लॉप प्रकार का होना चाहिए। जब आप इसे बाहर से धक्का देते हैं तो इसे चलना चाहिए, और जब आप इसे अंदर से धक्का दे रहे हैं तो भी इसे चलना चाहिए, क्योंकि आप एक स्वच्छ हाथ में हैं। यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो आप केवल अपने कोहनी का उपयोग करते हैं, जो आपके शरीर का पिछला हिस्सा है, जो रोगी के शरीर या सतह या ऑपरेटिंग क्षेत्र के संपर्क में नहीं आता। इसलिए इस प्रकार आपके दरवाजे को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और ज़्यादातर सभी दरवाजे रेडियो सुरक्षात्मक होते हैं, क्योंकि कई अस्पताल SIA का उपयोग कर रहे हैं जिसमें विकिरण होता है। आजकल कई अस्पतालों में आप जानते हैं कार्डियोथोरेसिक सेटअप, एंजियोग्राम आदि में भी विकिरण का अपना जोखिम होता है। इस मामले में यह बेहतर है कि आप एक महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें प्रसूति, LSCAS या एनसर्कल या किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के लिए जहां उसे न केवल लीड जैकेट पहनकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए, बल्कि यह अनिवार्य है कि जो भी व्यक्ति हमारे लीड डैपर के अंदर आ रहा है, इसलिए लीड डैपर को तैयार रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब सर्जरी की जा रही हो तो एक विदेशी वस्तु अंदर स्थानांतरित हो सकती है। इसके लिए आप एक अगर यह उपलब्ध है, इस मामले में आपके पास होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास कोई एक उपकरण है तो उस उपकरण के सहायक उपकरण भी हमेशा उपयोग के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि आप हमेशा तैयार रहें। एक OT ऑपरेशन थिएटर में नर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए और सभी उपकरणों को तब तक तैयार रखना चाहिए जब तक कि उनकी आवश्यकता ना हो। हमें यह नहीं पता होता कि कब इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन एक बार यह आवश्यक हो सकता है। उस समय यदि उपकरण उपलब्ध नहीं है तो यह समस्या बन जाएगी। इसलिए इस तरह की बड़ी परेशानियों और हलचल से बचने के लिए सभी उपकरणों को तैयार रखना बेहतर है। और दरवाजे की बात करें तो दरवाजा रेडियो सुरक्षा वाला होना चाहिए और इसमें लेड शीट का समावेश होना चाहिए। यह फ्लिप फ्लॉप में होना चाहिए, दोनों तरफ इसे हिलना चाहिए और इसका चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। दरवाजे की मोटाई 5 मिलीमीटर होनी चाहिए, तभी आपके लिए संरचना के साथ अंदर जाना आसान होगा और एक अन्य व्यक्ति रेल के किनारे आपके साथ होगा ताकि शिफ्टिंग हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उपकरण जो ऑटोक्लेव करने योग्य हैं सही तरीके से व्यवस्थित हैं। आजकल कई ऑटोक्लेव बॉक्स उपलब्ध हैं जहां आपके पास अलग अलग बॉक्स और अलग अलग उपकरण होते हैं, अलग अलग आकारों के लिए, जैसे लंबे उपकरणों के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए लंबे, नाइलिंग के लिए, लेप्रोस्कोपी के लिए, हिस्टोस्कोपी के लिए या यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी के उद्देश्यों के लिए। ENT के उद्देश्यों के लिए भी कई चीजें हैं जिनकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्टेराइल बॉक्स उपलब्ध होते हैं। स्टेराइल बॉक्स को इस तरह के कपड़ों से लपेटा जाना चाहिए, जैसे हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, गुलाबी कपड़ा या कोई भी कपड़ा जैसे कि कॉटन कपड़ा, जो कवर करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और उसे ऑटोक्लेव किया जाना चाहिए। कई प्रकार के ऑटोक्लेव उपलब्ध हैं। ऑटोक्लेव और इंसिनरेशन विधियां, बहुत सारी विधियां हैं जो प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं और अस्पताल पर निर्भर करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन, विभिन्न प्रकार के लोग, क्योंकि इसकी अपनी अपनी मूल्य होती है। कई अस्पतालों और कॉरपोरेट सेटअप में आपके पास सब कुछ होगा। वहां पर पराबैंगनी सफाई होगी, अत्यधिक संवेदनशील सफाई होगी और उच्च गुणवत्ता वाली सफाई मशीनें, प्लाज्मा सफाई भी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, मध्य वर्ग के लोग इन प्रकार की उच्च तकनीकी सफाई विधियों के बारे में अवगत नहीं हो सकते, लेकिन मूल बातें हमेशा मूल बातें होती हैं और सामान्य चीजें हमेशा सामान्य चीजें होती हैं। आप बिना दो आंखों के किसी व्यक्ति को नहीं देख सकते और आप बिना अच्छे दिल के किसी व्यक्ति को नहीं देख सकते। इसी तरह अस्पताल में एक ऑटोक्लेव होना आवश्यक है, क्योंकि अन्य सभी उपकरण, प्लाज्मा, अल्ट्रावायलेट सफाई, सब कुछ आप जानते हैं। कीटाणु शोधन विधियां कभी कभी विफल हो सकती हैं, लेकिन ऑटोक्लेविंग एक सबसे सरल विधि है जो विफल नहीं होगी। कुछ लेबल हैं जो सभी ऑटोक्लेव बॉक्स पर चिपके हुए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोग करने से पहले, वोटिव टेबल तैयार करने से पहले, टेबल विभिन्न आकारों में है। लंबा टेबल होगा, घुमावदार टेबल होगा और छोटे चौकोर टेबल होंगे। यह भी सर्जिकल प्रक्रिया की प्रकृति और प्रक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार भिन्न होता है। तो ऑटोक्लेविंग का यह हिस्सा कीटाणु शोधन का एक
और स्तर है, क्योंकि आपके हाथ रोगी के साथ सीधे संपर्क में नहीं हैं और न ही आपका चेहरा, नाक या पैर कुछ भी रोगी के साथ सीधे संपर्क में नहीं है। लेकिन जो उपकरण ऑटोक्लेव किए गए हैं वे रोगी के अंगों के संपर्क में आएंगे, इसलिए हमें ऑटोक्लेव करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां चिपका हुआ ऑटोक्लेविंग का लेबल स्पष्ट रूप से रंग में परिवर्तन दिखा रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह सही तरीके से ऑटोक्लेव किया गया है। यदि रंग नहीं बदला है तो यह दर्शाता है कि इसे सही तरीके से ऑटोक्लेव नहीं किया गया है। इसलिए उस भाग, उस बिन या उस उपकरणों के पैक का उपयोग सर्जिकल प्रक्रिया के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और आपको अपने सर्जन को भी बताना होगा कि खोलने से पहले, सर, ये कई उपकरण बॉक्स के अंदर रखे गए हैं और यह ऑटोक्लेव्ड मार्क और लेबल है। मैं इसे बस खोलने जा रहा हूं और इसमें डालने जा रहा हूं। तो टेबल का हिस्सा, ये टेबल का हिस्सा है और विशेष उपकरण, उदाहरण के लिए लेप्रोस्कोपी के लिए स्कोप, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि चाहे वह 10 मिमी स्कोप हो, 5 मिमी स्कोप, 4 मिमी स्कोप, 2.9 मिमी स्कोप या 1.9 मिमी स्कोप, लंबाई भी भिन्न होती है, जैसे 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आदि। तो आर्थ्रोस्कोपी के लिए आपके पास आर्थ्रोस्कोप की छोटी लंबाई होगी और ईएमटी के लिए भी स्कोप की लंबाई भी बहुत छोटी होगी। और यूरोलॉजी में आपके पास एक बड़ा उपकरण होगा। यूरेटेरोस्कोप लगभग 40 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर का होगा, जबकि लेप्रोस्कोपी के मामले में यह केवल 30 सेंटीमीटर का होता है, जैसे कि ट्रॉकर। तो सर्जिकल प्रक्रिया की प्रकृति के अनुसार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक उपकरण, आवश्यक स्कोप और आवश्यक सहायक सामान लिए जाएं। एक रोगी को ऑर्थोपेडिक समस्या हो सकती है और इसके लिए आप फेमर या टिबिया में नेलिंग करेंगे। इसके लिए टेबल को सही तरीके से अलग करना होगा और सहायक उपकरण लाने होंगे, जिन्हें पूर्व ऑपरेटिव प्रतीक्षा क्षेत्र या स्वच्छ क्षेत्र में रखा जाएगा। इस प्रकार के सहायक उपकरण के लिए एक अलग क्षेत्र आवंटित किया जाएगा और ब्यूरेक्स भी अलग से होंगे, जो उपयोगिता स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक चीजें ली जाएं और मेज पर लाई जाएं। और उसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना है कि एनेस्थेसिया कार्यस्थल सही तरीके से बनाए रखा गया है या नहीं, गैस प्रवाह ट्यूब सही तरीके से बनाए रखे गए हैं या नहीं, मॉनिटर कार्यशील है या नहीं, नाइट्रस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हवा, सब कुछ सही तरीके से है, सेंटर लाइन सर्किट, सब कुछ सही तरीके से बनाए रखा गया है या नहीं, यह कार्यशील है या नहीं। और ओटी लाइट्स, इन दिनों बहुत सारी हैलोजन लाइट्स हैं और उसके बाद जेनन लाइट्स और अब एलईडी लाइट्स भी, सिंगल डोम लाइट, 5 डोम लाइट और कई विभिन्न प्रकार की लाइट्स, सीलिंग माउंट लाइट, फ्लोर मूवेबल मोबाइल लैंप लाइट, अब सब कुछ उपलब्ध है। यह आपके स्थान और आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है, नर्स और जूनियर डॉक्टरों को। सर्जरी के लिए चीज़ें तैयार रखनी होंगी और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल सर्किट सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर यह एक बार यदि उपकरणों का सही ढंग से रखरखाव किया जाए तो सर्जरी के दौरान किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और दुर्घटनाओं की संभावना नहीं होगी। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरण सर्जरी के दौरान केवल उचित सर्किट और रखरखाव की कमी के कारण खराब हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरणों का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल प्रारंभिक समय में रक्तस्राव को रोककर एक जीवन बचा सकते हैं, बशर्ते आपके इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हों और आपके अल्ट्रासोनिक डिसेक्टर भी सही ढंग से काम कर रहे हों। इसलिए सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद सभी उपकरणों की जांच करें। आप इसे भूलने की संभावना रखते हैं। सर्जरी के लिए किसी भी उपकरण को तैयार करते समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उसी उपकरण को साफ करें, क्योंकि आप वह व्यक्ति हैं जो सहायता कर रहा है और जिसने सहायता की है। जब आप सफाई कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि रक्त कहाँ कहाँ चिपका है, कहाँ कहाँ यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या ठीक से काम कर रहा है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उस उपकरण के मुख्य जोड़ क्या हैं और कहाँ कहाँ तार कसकर बंधे हुए हैं, यह सब ध्यान में रखना आवश्यक है।
इसलिए ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और जो व्यक्ति सहायता कर रहा है वह उपकरणों को बनाए रखने के लिए किसी और से बेहतर और श्रेष्ठ होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर या सर्जन के पास भी स्टाफ नर्स की तुलना में उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। और पूजा करने से पहले आपको अपने आप को साफ करना होगा। दिल, दिमाग, सब कुछ साफ होना चाहिए, आपका शरीर भी। शारीरिक और मानसिक रूप से आपको पर्याप्त मजबूत और शुद्ध होना चाहिए, तभी आप प्रदर्शन कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और मरीज के लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो ऑन ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तैयारियों के हिस्से पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने लाइट्स के बारे में चर्चा की और ओटी टेबल के बारे में भी चर्चा की। ओटी टेबल में मैं आपको एक बिंदु बताना चाहता हूँ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए टेबल का स्तर बहुत कम होगा। ये 1 फीट से 1.5 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और आजकल जो डिज़ाइन आ रहे हैं वे लैप्रोस्कोपिक टेबल इस तरह के हैं। टेबल्स जिनमें ऑर्थोपेडिक अटैचमेंट्स होते हैं वे 3 फीट से 3.5 फीट तक ऊंचे होते हैं। निचले अंग की सर्जरी करते समय इसे उच्च स्तर पर होना चाहिए और ऊपरी अंग, कंधे का स्तर अलग होना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी के लिए यह अलग होता है और न्यूरो सर्जरी के लिए यह अलग होता है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी मेज़ मरीज की आवश्यकता और सर्जन की आवश्यकता के अनुसार समायोजित या अनुकूलित है, क्योंकि मेज़ के बिना आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो टेबल तैयार है। अगला है एक लाइट स्रोत। कभी कभी आप एक कोलोरेक्टल सर्जरी कर रहे होंगे जिसमें एक व्यक्ति पेरिनियम से ऑपरेशन करेगा और कोई अन्य व्यक्ति पेट से ऑपरेशन करेगा। तो आपको 2 लाइट डोम की आवश्यकता है, एक जो पेल्विक साइड पर केंद्रित हो और दूसरा एब्डोमिनल साइड पर। इसीलिए प्रकाश स्रोत को तैयार होना चाहिए और सर्जरी के लिए मरीज को तैयार करने से पहले एनेस्थेटिस्ट का काम सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आपने सब तैयार हो, पहले इसकी जांच करें। हमें एनेस्थेसिया मशीन की जांच करनी होगी कि यह एक कार्यस्थल है या नहीं। आजकल कई प्रकार के एनेस्थेसिया कार्यस्थल उपलब्ध हैं जो इस पर निर्भर करते हैं कि आप इसमें कितना पैसा निवेश कर रहे हैं और इसके अपने उदाहरण हैं, जैसे कि 1.5 किलोग्राम वजन वाले बच्चे को हाल के एनेस्थेसिया कार्यस्थलों में ऑपरेट किया जा सकता है, जहां गैस प्रवाह को पूरी तरह से मिलीमीटर, मिलीलीटर, माइक्रो मिलीलीटर स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। उन उन्नत कार्यस्थलों में यह संभव है। आपके पास कौन सा कार्यस्थल है? क्या उसमें कोई सर्किट है? क्या इसके लिए उचित दवाएं उपलब्ध हैं? और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें एक पंपिंग प्रकार का सर्किट है जो बाहर पिस्टन प्रकार का दिखाई दे रहा है और गैस प्रवाह, चाहे इसोफ्लुरेन उपलब्ध है या और क्या उपलब्ध है, जैसे कि कोफ्लुरेन। इसीलिए यह एनेस्थेसिया कार्यस्थल और आवश्यक गैस पर निर्भर करता है कि वह उपलब्ध है या नहीं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैस स्टैंड बाय में उपलब्ध हो, भले ही फ्लो मीटर 100% हो। लेकिन कभी कभी आपको यह नहीं पता होता कि सर्जरी थोड़ी लंबी हो सकती है, उस समय गैस पर्याप्त नहीं होगी। तो आपके पास एक बोतल आइसोफ्लुराइन या सेवोफ्लुराइन गैस आप उपयोग कर रहे हैं, स्टैंड बाय में रखनी होगी और फिर आपको यह जांचना होगा सेंटर लाइन सर्किट सब कुछ मॉनिटर करें कि यह सही तरीके से चार्ज हुआ है या नहीं और सर्किट में किसी प्रकार के छिद्र नहीं हैं। यह सुनिश्चित करना कि सर्किट सही है या नहीं और सभी सिरिंजें वहां ठीक से रखी गई हैं। सभी आवश्यक दवाएं, एनेस्थेटिक दवाएं, जो नियंत्रण दवाएं भी होंगी, वहां मौजूद हैं या नहीं, रजिस्टर बनाए रखा गया है या नहीं, आपने कौन सी दवाएं ली हैं, बस इसे दर्ज करें या गुलाबी शीट में नहीं। आप सर्जन और एनेस्थेटिस्ट को सूचित कर रहे हैं, सर ये दवाएं यहाँ रखी गई हैं, ट्रे ठीक से बनाए रखी गई हैं या नहीं। आपके पास एक ट्रे होनी चाहिए जिसमें प्री मेडिकेशन दवा के लिए सी से शुरू होने वाली दवाओं की सूची हो और फिर एनेस्थेटिक दवा जैसे कि नियंत्रित दवाएं, इस तरह की दवाएं होनी चाहिए। इसे एनेस्थेटिस्ट की रुचि के अनुसार क्रम में रखा जाना चाहिए। कोई ना कोई ये पूछेगा कि आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं और कोई आएगा और कहेगा कि आप इसे यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं। तो यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि नियमित अभ्यास करने से आप जानेंगे कि यह सर्जन आ रहा है। इसका मतलब है कि वह इस एनेस्थेटिस्ट के लिए पूछेगा और इसी तरह आप समझ सकते हैं और सुनिश्चित करें कि चीज़ें उसकी प्राथमिकता के अनुसार उस क्रम में रखी गई हैं। और मत भूलिए
न झुकें, न किसी चीज़ में समझौता करें, न तो सर्जन के लिए, न एनेस्थेटिस्ट के लिए और न ही किसी और के लिए, क्योंकि आप अपने दिल और अपने मरीज़ के लिए चिंतित हैं। रोगी की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कुछ उपलब्ध नहीं है तो आप सर्जरी को रद्द कर सकते हैं, लेकिन किसी अनुरोध के साथ बहकने नहीं देना चाहिए। बहन, हम आज करेंगे, कल हम देखेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जल्दी में, लेकिन किसी चीज़ से समझौता नहीं करना चाहिए। सब कुछ उपलब्ध कराएं और प्रक्रिया शुरू करें। हम 100% परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और मरीज़ की तरफ से अपने लिए एक अच्छा नाम बना सकते हैं। यदि आप सही सर्जरी कर रहे हैं और उचित तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत आरामदायक महसूस कर सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं। मरीज़, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और सभी की उचित मदद करना आवश्यक है। तो एनेस्थेसिया भाग के बारे में हमने चर्चा की है और हमने तैयारी, ऑटोक्लेविंग और विभिन्न प्रकार की ऑटोक्लेविंग के बारे में चर्चा की है। प्लाज्मा ऑटोक्लेविंग, अल्ट्रासोनिक सफाई, पानी से सफाई और उबालना और वो सभी दिन जब हम एक कुकर का उपयोग करते थे, हम सब कुछ कुकर में गर्म पानी के साथ डालते थे और यह 120 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक उबलता था और फिर हम इसे ठंडा करते थे। उसके बाद हम इसे लेते थे और उपयोग करते थे। वो दिन अब चले गए हैं। ऑटोक्लेव्स उत्कृष्ट होते हैं। क्षैतिज प्रकार, ऊर्ध्वाधर प्रकार, छोटे प्रकार, बड़े बुने हुए प्रकार और सामूहिक ऑटोक्लेविंग, कई चीज़ें उपलब्ध हैं जो मानवता के लिए बहुत उपयोगी हैं। आविष्कारकों का धन्यवाद जिन्होंने अच्छे अनुसंधान और विकास R&D किए हैं। इस प्रकार के ऑटोक्लेव का आविष्कार करके उपयोगिता को अधिकतम करना और स्टेरिलाइजेशन विधियों को अधिकतम करना है, जिसमें कम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, शॉर्ट सर्किट और कॉइल्स का उपयोग किया गया है जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, हम देखेंगे। यह मत सोचिए कि मैं सिर्फ सभी विषयों को छू रहा हूं और जा रहा हूं, क्योंकि यह एक इंटरैक्टिव क्लास है जिसमें हम सब कुछ एक प्रारूप में एक साथ चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद एक एक करके हम केवल एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि OT टेबल, और उसके बाद उस क्लास में हम OT लैंप के बारे में बात करेंगे। यह कैसे काम करता है, उपलब्ध जूल्स क्या हैं, LED क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है और क्या है प्न्यूमेटिक OT टेबल, क्या है मैनुअल OT टेबल, क्या क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, इसे कैसे बनाए रखना है, इसे कैसे साफ करना है, ये सब हम भविष्य की कक्षाओं में देखेंगे। यह एक सामान्य परिचय कक्षा है जिसमें मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए मरीज़ को अच्छा परिणाम देने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो वापस हमारे OT टेबल पर मरीज़ लेटा हुआ है और हमने ऑटोक्लेविंग के बारे में बात की और हमने एनेस्थेटिक मशीन के बारे में बात की, जो एनेस्थेटिक मशीन और उपलब्ध गैसों और दवाओं पर निर्भर करती है। एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेसिया देंगे और लाइट्स को उचित रूप से उजागर किया जाएगा और टेबल की स्थिति को स्टाफ नर्स की ऊंचाई और सर्जन की ऊंचाई के अनुसार सही रखा जाना चाहिए। सामान्यतः सर्जन इस तरह के होते हैं कि वे बिल्कुल भी बहनों की परवाह नहीं करते, वे केवल अपने बारे में सोचते हैं और यह भी ठीक है। तो सर्जन वह मुख्य व्यक्ति है जो सर्जरी करने जा रहा है, उसकी आरामदायकता बहुत ज़रूरी है। तो हम ये समायोजित करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर सभी नर्सें महिलाएं हैं, तो उस समय आपको पता है कि आपके नीचे एक प्लेटफॉर्म होना बेहतर है ताकि आप अपने ऊंचाई को सर्जन की ऊंचाई के अनुसार समायोजित कर सकें, क्योंकि टेबल की ऊंचाई सर्जन की कोहनी और उसकी स्थिति और उसकी इच्छा के अनुसार निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए लेप्रोस्कोपी का मतलब है कि यह किसी भी चीज़ की तरह नीचे जाएगा। उस मामले में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, स्टाफ नर्स इसे अनुकूलित कर सकती है और वह स्थिति के अनुसार सहायता कर सकती है। जबकि यदि मामला ऑर्थोपेडिक है या यदि मामला कुछ ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं कि ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी का मामला है जो लंबे समय तक चलने वाला होता है, तो उस समय उस मंजिल पर जहां सहायक नर्स खड़ी है एक प्लेटफॉर्म रखें। यह या तो PVC का बना हो सकता है या SS स्टील का, जो भी हो, यह एक कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म है। यह एक साधारण संकेत है, मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक सहायता है, बस इतना ही। कभी कभी आप जानते हैं सभी नर्सें इसके लिए उपयोग की जाती है। वे बहुत अनुभवी हैं और वे सर्जन के साथ खुद को अनुकूलित कर लेते हैं, चाहे सर्जन की ऊंचाई 6 फीट हो, 7 फीट हो
या 5 फीट हो। उन्हें अपनी ऊंचाई के अनुसार खुद को समायोजित करना होता है और यह आवश्यक है। आपकी खड़े होने की स्थिति और आपकी सहायक की स्थिति ही सर्जरी के परिणाम को निर्धारित करती है। तो स्थिति, झुकाव और सिर नीचे की स्थिति, सिर ऊपर की स्थिति, पार्श्व झुकाव, दाएं पार्श्व, बाएं पार्श्व, इस तरह की कई चीज़ें उपलब्ध हैं और सर्जिकल प्रक्रिया के अनुसार हम इसे करेंगे। जब सर्जरी शुरू होती है तो यह महत्वपूर्ण है कि फर्श स्टाफ हमेशा तैयार रहे। कभी कभी आपके टेबल पर केवल 3 लंबे आर्टरी फोर्सेप्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रक्तस्राव अधिक हो सकता है या आपको एक बबल को रिसेक्ट करना हो सकता है, इसलिए बबल क्लैंप की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में सर्जन इसे मांगेगा, इसलिए फर्श स्टाफ को सहायक उपकरणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि आप पेट की सर्जरी कर रहे हैं तो बाउल क्लैंप होना चाहिए, बुलडॉग क्लैंप होना चाहिए और लंबे वक्र आर्टरी फोर्सेप्स होना चाहिए ताकि ड्रेन रखने या क्लैंप लगाने के लिए उपयोग किया जा सके। सही कोण भी होना चाहिए। सभी उपकरणों को हम नहीं रखेंगे और हम सर्जिकल टेबल पर सभी उपकरणों को नहीं रखेंगे। तो हम न्यूनतम आवश्यक उपकरण, अनिवार्य उपकरण रखेंगे और अगर इसके अलावा कुछ और आवश्यक है तो फ्लोर नर्स को यह जानने के लिए बहुत ज्ञान होना चाहिए कि यह कहाँ मौजूद है, चाहे वह ऑटोक्लेव किया गया हो या नहीं। बेशक ओटी परिसर के अंदर सभी उपकरणों को ऑटोक्लेव किया जाना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक सैनिक की तरह है। हमें 24/7 सतर्क रहना है। फिर सतर्क रहें कि यह ठीक से कहाँ रखा गया है। तुरंत हमें 1 सेकंड के अंश के भीतर इसे लेना होगा। वे पूछेंगे, जल्दी करो, इसे लो, इसे लो, जैसे सर्जन चिल्ला रहे होंगे। उस समय शांत, ठंडे, शांत और संयमित रहें और सुनिश्चित करें कि आप उसी बिन को छू रहे हैं जहां उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। इसे लें और दें। कैसे देना है? आप इसे सेटल्स फोर्सेप्स से लेंगे। तो सीटल्स फोर्सेप्स 2, 3, 4 सीटल्स फोर्सेप्स इसे अंदर रखना चाहिए और सभी थिएटरों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मरीज के आने से पहले हीपा फिल्टर और लेमिनर ओटी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इससे बहुत सी संक्रमणों से बचा जा सकता है। यह सर्जरी की जटिलताओं को रोकता है और मरीज के लिए बेहतर और सर्वोत्तम परिणाम देता है। फिर आता है सहायक इलेक्ट्रोसर्जिकल उपकरणों का। तो सभी सर्किट्स को ठीक से जांचना आवश्यक है और इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के लिए कभी कभी वे पेंसिल, कभी कभी लंबी पेंसिल, कभी कभी वक्र पेंसिल मांगते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल भी आजकल उपलब्ध हैं। आप क्या कर सकते हैं, यह है कि आप 4 या 5 टिप्स रखें। लंबी टिप, वक्र टिप, सीधी टिप, मानक टिप, छोटी टिप, इस तरह की। इससे सर्जरी करते समय भ्रम से बचा जा सकेगा। और सभी स्कोपों में, यदि यह एक लेप्रोस्कोपिक स्कोप है तो सर्जन 10 मिमी पोर्ट को बंद करना चाहेंगे। इसके लिए वह आपसे एक और 5 मिमी स्कोप लाने के लिए कहेंगे ताकि आप 10 मिमी पोर्ट को 5 मिमी स्कोप के माध्यम से देख सकें और उसे बंद कर सकें। यदि वे दरार को बंद कर रहे हैं या हर्निया के पुनरावृत्ति की संभावना को कम कर रहे हैं तो संभावना बहुत कम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमें इसे एक उचित तरीके से करना है ताकि ऑपरेशन सुचारू रूप से किया जा सके और ऑपरेशन समाप्त हो जाए। इस एनेस्थेटिस्ट द्वारा गैस प्रवाह ट्यूब को हटाया जाएगा और मरीज को सामान्य स्थिति में लाया जाएगा। इसके बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव वेटिंग रूम में स्थानांतरित किया जाना है और कचरे का निपटान उचित तरीके से किया जाना चाहिए। सभी उपकरणों को जो अलग अलग उपयोग किए गए हैं उन्हें सही स्थान और सही कंटेनर में रखना चाहिए और फिर उन्हें असंक्रमित क्षेत्र या निपटान क्षेत्र में भेजना होगा। तौलिया और सभी उत्पादों को जो उपयोग में लाए गए हैं उन्हें विभाजित करना होगा, जैसे कि तेज उपकरणों और नाजुक उपकरणों को अलग करना और लेप्रोस्कोपी जैसे उपकरणों को भी। अब गैजेट उपकरणों और माइक्रो उपकरणों को व्यक्तिगत रूप से पहले साफ करना चाहिए, क्योंकि यदि उनमें कोई छोटा दाग है तो वह निश्चित रूप से उस पर चिपक जाएगा यदि आप इसे तुरंत साफ नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए यूरोलॉजी उपकरणों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कई यूरोलॉजिस्ट ने देखा है
कि वे खुद ही सफाई करते हैं। वे खुद ही सफाई करते हैं केवल इसीलिए क्योंकि उन्हें डर होता है। वे टूटने, स्टाफ नर्सों द्वारा टूटने या परेशान करने वाले लोगों से डरते हैं। यह एक अच्छी बात है। तो आपको उसे मार्गदर्शन करना है और उसे सफाई के हिस्से और डिस्पोजेबल हिस्से को करने सहायता करनी है। सुनिश्चित करें कि सभी उपकरणों की संख्या आपके पास मौजूद सीटों की संख्या के साथ पूरी तरह मेल खाती है। सर्जरी के बाद रखे गए उपकरणों की संख्या भी समान होनी चाहिए, जैसे कि गॉज के टुकड़े, जी पैड और पैड, मॉपिंग पैड। यह सुनिश्चित करें कि संख्या मेल खा रही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे पास एक चेकलिस्ट होगी जिसमें हम लिखेंगे कि 4 मॉप पैड रखे गए हैं, 10 गॉज के टुकड़े, 5 जी पैड। उदाहरण के लिए एक तालिका बनाई गई है। उस तालिका में प्रक्रिया के बाद कृपया सुनिश्चित करें कि संख्या पर्याप्त है और संख्या संतुलित है। आपने सुना होगा कि कई मुकदमे केवल छोटे गॉज के टुकड़े को मरीज के शरीर में छोड़ने के कारण आते हैं, जिससे डॉक्टर को परेशानी होती है और मुकदमे, समस्याएं, हलचलें, भ्रम उत्पन्न होते हैं। यह सब अनावश्यक रूप से होता है। केवल प्रक्रिया के बाद चीज़ों की गैर प्रमाणन के कारण। तो सुनिश्चित करें कि जैसे हमने पूर्व ऑनऑपरेटिव रूप से किया, हमें इसे पोस्ट ऑनऑपरेटिव रूप से भी करना है। इसलिए संख्याओं की पुष्टि करना न भूलें और गॉज के टुकड़ों, जीप पैड की संख्या की भी पुष्टि करें। मैं बार बार पैड, मॉपिंग पैड, गॉज के टुकड़े कह रहा हूं। कृपया अंततः असामान्य सर्जरी करते समय गॉज के टुकड़ों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि आप इसे भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं और आप इसे मिस कर सकते हैं। आप यह भी नहीं देख पाएंगे कि यह केवल एक छोटा टुकड़ा है, केवल आप ही जानते हैं। तो आप एक मॉप पैड का उपयोग करते हैं। कम से कम अगर आप इसे खो देते हैं तो यह स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। आप इसे नहीं छोड़ेंगे और गिनती भी बहुत आसान होगी। लेकिन किसी भी तरह जीओएसपी भी आवश्यक है, लेकिन संख्या को सही तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है। और फिर जब हम स्थानांतरित कर रहे हैं तो एक बार फिर वही प्रक्रिया है कि हम संरचना से ओटी टेबल पर कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी तरह ओटी टेबल से संरचना पर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्थानांतरित करने से पहले मरीज ज़्यादातर सचेत होते हैं और वे खुद को समायोजित कर लेते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद मरीज की जागरूकता, प्रतिरोध क्षमता या खुद को इस संरचना में ढालने की समायोज्य क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। चाहे सर्जरी बड़ी हो या छोटी, वह एनेस्थेटाइज्ड था और एनेस्थेसिया से बाहर आया है। एनेस्थेसिया के बाद यदि वह संरचना में जा रहा है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में 100% प्रभावशीलता नहीं होगी। इस स्थिति में हमें मरीज को वहां स्थानांतरित करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो उपकरणों को उठाया जाता है और उन्हें अच्छी तरह से अलग किया जाता है और सही तरीके से अलग किया जाता है, और हम इसे मुख्य प्रमुख उपकरणों जैसे लेप्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी के डिस्पोजेबल भाग की सफाई के लिए भेज रहे हैं। सबसे पहले कैमरा को दूर रखना चाहिए, या उदाहरण के लिए एक ड्रिल बिट या जो भी आप ऑर्थोपेडिक मामलों के लिए उपयोग कर रहे हैं। ड्रिल बिट नंबर को आपको सत्यापित करना होगा, इसलिए नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी सत्यापन। सर्जरी से पहले यदि आप गिनती नहीं कर रहे हैं तो भ्रम होगा। कृपया कभी भी गिनती और संख्या को न छोड़ें, और सर्जरी के लिए हम जो उत्पाद टेबल पर उपयोग कर रहे हैं उन्हें लिखने और दस्तावेज बनाने में कभी भी चूक न करें। यह ऑपरेशन थिएटर पर्याप्त है, इसलिए बीपी, पल्स, तापमान, SpO2 की निगरानी की गई। जब सब कुछ स्थिर था, मरीज को स्थानांतरित किया गया। यदि हम पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड स्टाफ को जानकारी दे रहे हैं, वह स्थानांतरण स्टाफ को प्राप्त करने के लिए तैयार होगी। स्थानांतरण के लिए लड़के आ गए हैं, उन्होंने मरीज को स्थानांतरित कर दिया। निष्क्रिय भाग को निष्क्रिय क्षेत्र में भेजा गया है, प्रियो ऑपरेटिव क्षेत्र और स्टेराइल जोन जहां हम सफाई कर रहे हैं, एसेप्टिक और स्टेराइल जोन जहां ऑपरेशन होता है। हमने
ऑपरेशन थिएटर के 4 क्षेत्रों को कवर किया है और निष्क्रिय क्षेत्र, निष्क्रिय करने का क्षेत्र, निश्चित रूप से आपके पास एक और प्रवेश या एक और दरवाज़ा होगा जहां आप इसे धोने के क्षेत्र में भेजेंगे, आप इसे सफाई के क्षेत्र में भेजेंगे। संख्या की पुष्टि करने के बाद और सुरक्षा क्षेत्र में नंबर 1 क्षेत्र प्राप्त करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू रिसीविंग नोट्स लिखे जाने चाहिए और मरीज के अटेंडर्स से कभी कभी पूछा जाना चाहिए। आप जानते हैं, हम एक वीडियो लेंगे और इसे वेटिंग हॉल में मॉनिटर पर दिखाएंगे और उनसे वीडियो मॉनिटर देखने के लिए कहेंगे। यह स्टेरिलाइजेशन के कारण और उन अन्य मरीजों को परेशान न करने के लिए है जो पहले से वहां लेटे हुए हैं या जिनका ऑपरेशन हुआ है या जो इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले में यह बेहतर है कि एक वीडियो हो और मरीज़ के अटेंडर और परिवार को वीडियो देखने के लिए कहा जाए और उनसे बात करने के लिए कहा जाए। ये सभी संचार के तरीके हैं ताकि हम प्रक्रिया के बाद होने वाली समस्याओं से बच सकें। मैंने देखा है कि वे अब सेल फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वे कहेंगे कि हाँ, मैंने अपने पिता, भाई, पति या जो भी हो को प्रक्रिया के बाद देखा और वह मुझसे वीडियो में बात कर रहा था। ये हमारे लिए एक सबूत है कि हमने अच्छी सर्जरी की है, परिणाम अच्छा था, मरीज़ सर्जरी के बाद जीवित था या नहीं, प्रक्रिया स्पष्ट रूप से की गई थी या नहीं, कोई रक्तस्राव हुआ या नहीं। सब कुछ वीडियो में दस्तावेजित किया गया है और हम मरीज़ के अटेंडर से यह हस्ताक्षर लेते हैं कि हमने सर्जरी के पूरा होने के बाद अपने रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को देखा है और हमें सूचित किया गया है। और सुनिश्चित करें कि नमूनों को एक तौलिए में लपेटकर एक कटोरे में रखा गया है और इसे मरीज़ के अटेंडरों को दिखाया गया है। यदि मरीज़ ठीक है और स्वीकार करने के लिए सक्षम है तो बेहतर होगा कि आप इसे मरीज़ को भी दिखाएं, लेकिन यह बेहतर है कि आप इसे मरीज़ के परिचारकों को दिखाएं और इसे दस्तावेज़ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कमरा होगा जहां रिकॉर्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। उस कमरे में आप उनसे आने के लिए कहें और उन्हें बैठने के लिए कहें और वहां पर नमूना रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपने इसे कैसे किया और प्रक्रिया कितने घंटे चली और यह प्रक्रिया कैसी थी, इससे क्या जटिलताएं अपेक्षित थीं और रिकवरी में कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप इसे प्रक्रिया शुरू करने से पहले बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उस समय आपके मन में कुछ प्रकार की उलझन होगी। आप यह नहीं बता सकते कि यह कितनी देर चलेगा और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में कितना समय लगेगा। अब आप 100% निश्चितता से कह सकते हैं कि ठीक होने में यह इतने दिन लगेंगे, जैसे कि आप जानते हैं। तो आप सब कुछ समझा रहे हैं, सब कुछ दस्तावेजित कर रहे हैं और इसे पूरा कर रहे हैं। सर्जरी बहुत सुचारू है और यह कार्यक्रम आपके योगदान की प्रतिबद्धता के साथ बहुत सुचारू होगा। आप इसे हमें मेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या जो भी नंबर आपके इस दृश्य में आ रहा है। फिर हम आपके प्रश्नों को जानकर बेहतर उत्तर देने की क्षमता रखेंगे और हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि हमें सभी कर्मचारियों की पूर्ण खुशी और पेशेवर नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि मानवता की सेवा की जा सके, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी मरीज़ को दी जाने वाली सर्जिकल उपचार के स्तंभ हैं, वह भी हमारे भारत के हिस्से में। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।